नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसे लेजेंड जिनका नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा। डॉक्टर साहब गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जाने माने एडवोकेट हैं। और मैं बात करूं उनकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। आपने बीएससी पीसीएम से किया है, बीटेक मैकेनिकल से किया है और एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, 4 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया है। और पीजी डिप्लोमा उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन में किया है। एंड उन्होंने दूसरा पीजी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है। एमबीए एचआर से किया है, एलएलबी, एलएलएम, यूजीसी नेट क्वालिफाइड और पीएचडी उन्होंने मैनेजमेंट में की है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं उनके कैरियर की, तो उन्होंने इंडियन एयर फोर्स में वॉरियर रहे हैं। दूसरी जॉब उनकी लेबर ऑफिसर भी रहे हैं आप। और आज के टाइम में वो विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ लॉ एट अमेठी यूनिवर्सिटी में वो विजिटर प्रोफेसर का भी काम कर रहे हैं, लॉ का सब्जेक्ट देखते हैं। और एक उनकी दूसरी खासियत और उपलब्धि उनकी एक और है कि वो ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार की जो बार होती है उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका एक इतना खासा लंबा इंट्रोडक्शन है। तो ऐसी महान शख्सियत से आज हम आपकी बात कराएंगे और हम बात करेंगे उनके जीवन की यात्रा और उनका जो वर्किंग से लेकर उनका जो कैरियर रहा है, उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने तो शिक्षा के क्षेत्र में, पता नहीं, मैंने तो कोई ऐसा इंसान देखा नहीं जिसकी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन इतने सेक्टर्स में उन्होंने जो है एजुकेशन ली हो। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। और आप उस जो वर्किंग आपकी रही है उसके लिए आप बहुत ऋणी हैं। हम लोग ऋणी हैं, आप क्या ऋणी हैं? हम ऋणी हैं आपके कि आपने इतनी एजुकेशन में अच्छा काम किया है। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली आपका गौतम बुद्ध नगर में गांव पड़ता है। तो कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सुथियाना ग्रेटर नोएडा में है, सूरजपुर से थोड़ा आगे ऑन रोड पड़ता है गांव। ओके। वहाँ का मैं निवासी हूँ। तो एजुकेशन, आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो गांव में ही रही, कहाँ हुई? मेरे पिताजी टीचर थे खादर विद्यापीठ इंटर कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम ही खादर था? खादर विद्यापीठ इंटर कॉलेज में टीचर रहे और कक्षा 8 तक मैं वहाँ पढ़ा। अच्छा। और 9th से लेके बीएससी तक मैं मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज आज की डेट में है, तो वहाँ पे मैं बीएससी दादरी में, जो कॉलेज दादरी में है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। और 11 अगस्त 1991 को मैंने ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर दिया था और 7 सितंबर 1991 को मेरे हाथ में भारतीय वायुसेना का कॉल लेटर था। मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। तो रिजल्ट बाद में आया, मैं एयरफोर्स में चला गया। अच्छा। फिर बीटेक मैकेनिकल मुझे वहाँ पे एयरफोर्स ने मुझे डिग्री दी, जो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की 3 वर्ष, उसके बाबत उन्होंने मुझे बीटेक मैकेनिकल की डिग्री दी। अच्छा, आपने बीटेक वहीं की? एयरफोर्स ने जो मुझे डिग्री दी। अच्छा, इक्विवेलेंट टू डिग्री उन्होंने? इक्विवेलेंट टू डिग्री बीटेक मैकेनिकल। आपने एक एजुकेशन की बात करी, तो मेरी हर डिग्री के पीछे एक स्टोरी है जी। जब मैं एयरफोर्स में पहुंचा तो हमारे क्षेत्र में आज भी अंग्रेजी में प्रवीणता बहुत लोगों की नहीं होती, और तब 25-30 साल पहले तो और कम थी। तो जब 91 में मैं एयरफोर्स में पहुंचा और मद्रास पहुंचा, तो वहाँ पे भाषा आड़े आने लगी और हिंदी वो नहीं समझते और अंग्रेजी हम समझते तो थे पर बोल नहीं पाते थे। तो हमने अपनी पहली जो मास्टर्स की वो इंग्लिश लिटरेचर में की, क्योंकि इंग्लिश की किताब तो हिंदी में मिलेगी नहीं। तो उसके चलते हमारी वोकैबुलरी बढ़ी और हमने एमए इंग्लिश कर ली। वहीं एयरफोर्स में मैं मंच संचालन किया करता था, तो हिंदी पे पकड़ अच्छी थी। तो वहाँ लोगों ने कहा कि आपने हिंदी में कुछ किया हुआ है। मैंने हिंदी विषय में कुछ नहीं किया हुआ था, तो मैंने अपनी दूसरी डिग्री एमए हिंदी कर ली। मेरा बेटे ने पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत बात की बात बोलना जरा, गेट बार बार क्यों खोल रहे हैं लड़के? बोल रहे हैं कौन है गेट बार बार खोल रहे हैं? जी।
तो मेरी जो पॉलिटिकल साइंस में मेरे बेटे ने डिग्री कॉलेज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की, तो मैंने एक एमए पॉलिटिकल साइंस में कर ली। मेरी बहन जो एमएमएच कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल स्केल में है, वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही थी अपने प्राइम में। वो पॉलिटिकल साइंस की तो बहुत अच्छी मास्टर थी ही, उन्हें दूसरा विषय चाहिए था, तो मैंने समाजशास्त्र सुझाया, तो उन्होंने कहा चलो दोनों इसमें एमए भी कर लेते हैं, तो मैंने एमए सोशियोलॉजी कर ली जी। मेरा छोटा भाई है सतीश शर्मा, वो रजत शर्मा से प्रभावित था। उनका एक इंटरव्यू का सा एक प्रोग्राम आता है, आपकी अदालत, तो वो मुझे वहाँ टीवी के पीछे देखना चाहता था, तो मैंने पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में कर लिया। जब मैं जामनगर में पोस्टिंग था तो वहाँ रात में एक कोर्स होता था जिसकी क्लासेस 7 से 9 लगते थे और मेरे पास पर्याप्त समय था, तो मैंने वहाँ पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट कर लिया। जामनगर ही की पोस्टिंग में इवनिंग में एलएलबी हो जाती थी जी। तो मैं चूंकि परिवार मेरे साथ रहता नहीं था, फैमिली घर पे रहते थे, तो मैंने वहाँ एलएलबी कर ली जी। और मैं जब 10 साल बाद बड़ौदा पोस्टिंग आया तो वहाँ के पास एक आनंद जगह है, वहाँ एलएलएम इवनिंग में हो सकती थी, तो मैंने वहाँ एलएलएम कर ली। एक मेरा साथी एमबीए का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसने मेरा एंट्रेंस में, वो सोनभद्रा था, मेरा नाम शर्मा डी के लिख के उसने एंट्रेंस फॉर्म भर दिया और कि आपका थोड़ा बहुत देख के मैं एंट्रेंस क्लियर कर जाऊंगा। तो वो एंट्रेंस क्लियर किया, जब वो किया तो मैं तो करना ही था जी। मैंने फिर एमबीए कर ली कि जब एंट्रेंस क्लियर हो ही गई है तो एमबीए भी कर लेते हैं। और जब थोड़ा पढ़ाने में इच्छुक था तो फिर मुझे लगा कि प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। और प्रोफेसर बनने के बाद पता पड़ा कि यदि आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी जरूरी है, तो मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी कर ली। तो ये रही मेरी शिक्षा की जर्नी। तो मतलब आप तो एयरफोर्स में क्या गए, आप तो पूरी एजुकेशन लेने चले गए वहाँ एयरफोर्स का, तो आपने मतलब पूरा यूज, मतलब पूरा एकदम फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं। एयरफोर्स में मेरे समय में नॉर्मली 7 से 2 बजे तक का वर्किंग आवर होता था, और 2 बजे से अगली 7 बजे तक, जब तक कि कोई युद्ध जैसी परिस्थिति या कोई एक्सरसाइज ना हो, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाली समय होता है। अच्छा, लॉ ऑफिसर आप कैसे बने? लॉ ऑफिसर, लेबर ऑफिसर। हाँ, जब मैं एयरफोर्स से 2010 में मैंने वहां से एयरफोर्स को छोड़ा, 2009 टाइम रहे वहाँ? 18 साल 3 महीने में एयरफोर्स में रहा, और 31 दिसंबर 2009 को मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उसके बाद अप्रैल तक बच्चे वहीं पढ़े, और 2 अप्रैल 2010 को मैं ग्रेटर नोएडा में आया जी। तो 1-2 महीने मैंने घर पे रेस्ट किया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया पोस्ट, तो मैं विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया मैनेजमेंट का जी। उसी दौरान जब मैं एयरफोर्स छोड़ रहा था तो मैंने लेबर अफसर की पोस्ट निकली थी और उसके लिए मैं एलिजिबल था, तो मैंने उसका फॉर्म भरा था, लेकिन 2-2.5 साल उसका कोई भूल गए भर के भी। फिर फाइनली उसका एग्जाम हुआ और याद आया कि अरे भाई एग्जाम है इसका, तो चूंकि मेरी एजुकेशन लॉ भी थी, IRPM भी थी, सोशियोलॉजी भी थी और MBA भी थी, तो वही सिलेबस लेबर अफसर में आना था जी। और मैंने वो परीक्षा दी, मैं सेकंड टॉपर था उस परीक्षा का। तो मैं 2012 में अक्टूबर में लेबर ऑफिसर सेलेक्ट हुआ दिल्ली में। तो उसमें भी सेकंड टॉपर आया? मैं सेकंड टॉपर था, टोटल 10 पोस्ट थी ऑल इंडिया में, मैं सेकंड टॉपर था। लेकिन वहां पे जाके मुझे उस काम को करने में व्यक्तिगत रूप से मुझे मजा नहीं आया। मुझे हर तरफ वहाँ एक व्यवस्था ऐसी लगी जिसको कि अब ये कहें कि भ्रष्ट व्यवस्था से तो भारतवर्ष में आप कहीं भी नहीं बच सकते जी। लेकिन वहाँ कुछ इस तरह का लगा कि वो मेरे चाल चरित्र से मेल नहीं खाता था। तो मैंने 1-1.5 साल वो जॉब की, लेकिन उसके बाद मैंने स्वेच्छा से वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, तो 2010 से 12 में विश्वेश्वरैया में प्रोफेसर था। 2012 में 1 सेमेस्टर के लिए मैं MIT में प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ था पूरे लाइफ के लिए, लेकिन मैंने 1 सेमेस्टर ही पढ़ा पाया क्योंकि मैं फिर लेबर अफसर सेलेक्ट हो गया, तो मैं वहाँ चला गया था। मैं वापस आया और फिर मैंने एज ए विजिटिंग के रूप में वहाँ सेवाएं देनी शुरू करी, और 2014 में मेरे भाई का SS एसोसिएट के रूप में एक लीगल फर्म थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप जॉब परमानेंट रूप में ना करके इस काम को देखें। तो फिर 2014 से मैं जो सदर सब रजिस्ट्रार बार के बाहर उनकी लीगल फर्म थी उसके जॉब को देखने लगा, और उसी समाज में रहते हुए 2020 में मैंने चुनाव लड़ा और 22 साल के इतिहास में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला अध्यक्ष मैं यहाँ पर बना।
जी। और बहुत कुछ क्रांतिकारी एलएलएम का एलएलएम किस उसमें करी आपने? एलएलएम जो इस तरह स्पेशलाइजेशन कुछ खास विशेष होता नहीं है। नहीं मतलब एलएलएम कौन से ड्यूरेबल, कब, किस टाइम? 2010 2008 उसमें हाँ, एयरफोर्स के दौरान मैंने कुछ डिग्रियां की और एयरफोर्स से आने के बाद कुछ डिग्रियां की। पढ़ना अच्छा लगता था तो पढ़ते रहा। अच्छा। तो अब आप आज के टाइम में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं रिटर्न ऑर्डर सब रजिस्ट्रार बार में। एक्चुअली ये लॉ के दृष्टिकोण से जो सब रजिस्ट्रार बार है वो लॉ के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस नहीं है, एक प्रकार से यू आर इन सर्विस सेक्टर। ओके। आप सेवाएं दे रहे हैं। तो जो हमारा ये रजिस्ट्रार के यहाँ पे जितने भी काम होते हैं, जैसे वसीयत कराना, पावर ऑफ अटॉर्नी कराना, बेनामे कराना, लीज डीड कराना, ट्रांसफर डीड कराना, शादियां रजिस्टर कराना, इस तरह के 10-20 से ज़्यादा मतलब जो इस तरह के काम होते हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जी। और प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, क्या उसमें जो भी प्रोसीजर है जिसके चलते वो चीज़ें लीगली रजिस्टर्ड हो जाएंगी, तो उस कार्य को हम संपादित करते हैं। तो आपके पास तो एडवोकेट्स भी सजेशन लेने आते होंगे कि भाई वही मास्टर थे उन्हीं के पास चले। हाँ, कई चीज़ों में प्रवीणता होने के नाते एक तो विषय को हम सुसंगत ढंग से समझ पाते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे डीड राइटर ज़्यादा है जी, और एडवोकेट भी पर्याप्त मात्रा में है, पर काम वो एडवोकेट डीड राइटर का कर रहे हैं। तो जो डीड राइटर हैं वो बहुत बार उतने शिक्षित नहीं होते जी, तो जी। उन्हें पैटर्न पता है, पर उसके अगर भीतर जाना चाहें तो उतनी जानकारियां उनको अनेकों बार नहीं होती। तो ऐसे अनेकों डीड राइटर हमसे परामर्श करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी डीड राइटर को इतनी महारत हासिल होती है, कुछ चीज़ों में हम भी उनसे परामर्श करते हैं। जी जी बिल्कुल। और इस तरह से हमारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे पिताजी हैं जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, वो इंटर कॉलेज में टीचर जैसा मैंने आपको बताया। मेरी माताजी हैं, मेरा छोटा भाई है, वो एक एडवोकेट तो है ही, जैसे मैंने पहले बताया कि ये उसी की फर्म थी, और उसके साथ साथ उसका प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा काम है। अच्छा। उनकी वाइफ हैं जो कि क्लास 1 गजेटेड अफसर हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी इलेक्ट्रिकल अपीलेट ट्रिब्यूनल में। मेरी वाइफ हैं, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा डीयू से ग्रेजुएशन के बाद में अब लॉ कर रहा है, और दूसरे बेटे ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की डीयू से परीक्षा दी है। आपकी मिसेज हाउसवाइफ है? मेरी मिसेज हाउसवाइफ है। 94 में उन्होंने बीएड किया था। ओके। शी वाज एमए बीएड इन 94। लेकिन घर में मेरी बहन, जैसे मैंने बताया, वो एमएमएच में वाइस प्रिंसिपल स्केल में है, और मेरे पिताजी तो टीचर थे ही। मेरी छोटी बहू भी हैं सर्विसेज में, हम भी सर्विसेज में थे। तो घर का कुछ ऐसी ज़रूरतें बनी कि एक इंसान ऐसा रहे कि वो घर में रहे। तो आप 2 भाई? 2 भाई, मेरी एक बहन है। एक बहन। हाँ। अच्छा, 3 लोग हैं। जी जी। तो सब लोग जॉइंट ही आप रह रहे हैं अभी? एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत संघ है और उसमें प्रांत हैं, तो उनको कुछ स्वायत्ताएं भी हैं, लेकिन है वो भारत। तो इस तरह से हम एक साथ हैं। और लेकिन निवास स्थान के हिसाब से लगाया जाए तो मेरा छोटा भाई सेक्टर 82 केंद्रीय विहार में रहता है। अच्छा। मैं अपने पैतृक घर सुथियाने में रहता हूँ, और हमारा एक पिताजी के परिश्रम से खरीदा हुआ फार्म हाउस है, वो KP5 नॉलेज पार्क चौगानपुर में है। तो वो वहाँ पे मम्मी पिताजी और कुछ नौकर नौकरानियाँ वो वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतना अनुभव आपके पास है, अभी आप मोटिवेशनल स्पीकर का भी वर्क कर रहे हैं, ये भी आपको सोशल वर्कर भी हैं, तो जो दर्शक हमारा ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, युवा हैं जो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं, सीनियर लोग भी हैं। तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने आप ना एक लाइफ, ज़िंदगी एक आपका सब्जेक्ट है, तो ज़िंदगी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते तो हैं कि हम सब जानते हैं, सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फोकस्ड ना होने की वजह से हम लोग जानते हुए भी अनजान हैं। तो हमारी जो नई जनरेशन है, जो भारत देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए जो अग्रसर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़िंदगी जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक आश्रम थे, आश्रम व्यवस्था कि आप है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में आप होते थे 25 वर्ष तक, 25 से 50 आप गृहस्थ आश्रम में होते थे, 50 से 75 आप वानप्रस्थ में होते थे, और 75 से 100 तक आप संन्यास आश्रम में होते थे। अगर आप उस पर जिंदगी जिए
बिल्कुल उसी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम की आयु में भी क्यों ना आ गए हों, हम लिप्सा से अलग नहीं हो पाते, हम तृष्णा लगी रहती है। तो मैं युवाओं को तो ये कहना चाहूँगा कि पहले 25 वर्ष अपने जीवन के इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि अगले 25 वर्ष आप सुख और संतोष के साथ में धनोपार्जन कर सकें, क्योंकि उस वक़्त आप की जो कोशिकाएं हैं, जो शिराएं हैं, जो शरीर है, जो आपकी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो चरम पे होती है 25 से 50 वर्ष की आयु में। तो उस वक़्त आपको सहारा बनना है उन बच्चों का जो आपके यहाँ पे पैदा होंगे, और उन माता पिता का जो अब बूढ़े हो चले हैं। और उस 25 से 50 वर्ष में आप अच्छा जीवन जी पाएंगे यदि पहले 0 से 25 वर्ष में आपने पूरी मेहनत के साथ में शिक्षा प्राप्त की है या कोई कौशल प्राप्त किया है जी। 50 के बाद जो लोग मैच्योर्ड हो गए हैं उनके लिए जिंदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहानी कही जाती है कि किसी राजा ने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई आप गरीब हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप जहाँ तक दौड़ जाएं वहाँ तक दौड़िए, लेकिन शाम होने के पहले तक मेरे पास वापस आ जाइएगा, और इस दौरान जितनी जमीन आप कवर कर लोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। वो व्यक्ति दौड़ा, दोपहर हो चली थी, उसे लगा कि अभी तो बहुत टाइम है, और दौड़ते रहा। वो जो है प्यास भी लग रही थी, पानी पीने को नहीं रुका कि थोड़ी और नाप लूँ जमीन, थोड़ा और एकत्र कर लूँ। वो दौड़ा, जब सूरज थोड़ा ढलने लगा उसे याद आया कि जमीन तब होगी उसकी जब वो वापस भी लौट के वहीं पहुंच जाए। अब तीव्र गति से वो पलटा, बहुत दूर जा चुका था, पलटा, खूब तेज दौड़ा। अब शरीर में जल नहीं था, ऊर्जा नहीं थी, फिर भी दौड़ा। तो दौड़ तो लिया, और किसी तरह सूरज ढलने के अंतिम क्षण में वो वहां पहुंच भी गया जहां पर पहुंचना था उसको, लेकिन वहां जाके उसका प्राण त्याग दिए। ओह माय गॉड। तो कुल मिला के ये कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी है। हम दौड़ते चले जाते हैं, लौटते नहीं। तो आपके पास में यदि आप दौड़ते ही रहे, आप तपस्या करते रहे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 मकान के बजाय 3 हो जाएंगे, 3 के बजाय 4 हो जाएंगे। आपके पास में आभूषण अभी हो सकता है 10 तोला हो, 20 तोला हो, 100 तोले हो जाएगा। आपके पास में गाड़ी अभी 10 लाख की हो, 20 लाख 50 लाख की हो जाएगी। आपके पास में अभी कुर्सियां हो, सोफे हो जाएंगे। आपके पास में अभी खाटें हो, आपके पास में बड़े बड़े बेड हो जाएंगे। आपका अभी मकान 100 गज में हो, 400 गज में हो जाएगा। लेकिन अंततः जीवन के लिए चाहिए कितना? और इस भाग दौड़ में आदमी अपनों से बिछड़ता चला जाता है। थोड़ा सा धन उसके पास एकत्र हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। सही बात। तो ये जो जरूरत सबको है, जरूरत रिश्तों की है। अगर हम रिश्तों का खून करके चले जाएं, जैसे कहने लगे हैं लोग आजकल के खून के रिश्ते तो खून पीने लगे हैं जी। लेकिन रिश्ते तो हम खोजते हैं हर जगह, तो हमें अपने रिश्तों को बचा के रखना है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो बिना रिश्ते के रह नहीं सकता। तो ये मेरा जिंदगी जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें ये है कि 25 तक आपने अध्ययन किया, 25 से 50 तक मेहनत से कमाया, लेकिन 50 पे कम से कम लौट चलो, अब देने लगो समाज को, परिवार को, और भी लोगों को। और उस 25 से 50 में भी कमाने में इतना तल्लीन मत हो जाओ कि आपका स्वास्थ्य चला जाए। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, तो वो विश्व की हैसियत है, शख्सियत है। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि कोई रिग्रेट है आपको लाइफ में, आपने इतना अचीव किया, आप अच्छे व्यक्ति गिने जाते हैं, धनी हैं, सब कुछ जी। तो उन्होंने एक ही रिग्रेट बोला कि काश मैं अपने स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देता। तो अनेकों बार हमने ये देखा है कि लोगों के पास अथाह संपत्ति है, लेकिन स्वास्थ्य अब उनका सही नहीं है। अच्छी अच्छी दावतों में उनको न्योता दिया जाता है। इसका रीजन क्या समझते हैं आप? ये जो स्वास्थ्य है, ये जो शरीर है, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने की वजह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं कई बार बोलता भी हूँ, कि इसकी जो वैल्यू है हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और जब तक हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तब तक हम इसकी महत्वता को समझते नहीं है, इसको फैक्ट मानते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है कि कोई भी चीज मेंटेनेंस मांगती है। हमारे पास में गाड़ी है तो हम जो है उसकी सर्विसिंग 5000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे नियम से कराते हैं। 100-200 किलोमीटर इधर हो जाए कोई बात नहीं, वो गाड़ी हमें संकेत करने लगती है। यदि हम उसकी मेंटेनेंस ना कराएं, कहीं से आवाज आने लगती है और हम उसको कहते हैं भाई मेंटेनेंस ड्यू हो गई। हमारा शरीर भी संकेत करता है,
हमारी आंखें बताती हैं कि हम उतनी तरह से नहीं देख पाते जैसे हम शुरू में थे, हमारे कान बताते हैं कि हम उतना नहीं सुन पा रहे, हमारे सफ़ेद होते बाल बताते हैं कि कुछ शरीर के साथ घटित हो रहा है, हमारे घुटनों में जब दर्द होता है, हमारी ये सब हमारे मैसेजेज हैं। हाँ, मैसेज है, वो इंडिकेशन आने स्टार्ट हैं, लेकिन हम इन इंडिकेशनों को नज़रअंदाज करते हैं तो एक दिन मशीन लुढ़क जाती है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपकी कितनी एज हो चुकी है? मैं इस 1 अगस्त को, जो अभी आज 8 जुलाई है, हाँ जी, शायद, तो आज से 22 दिन बाद मैं 50 वर्ष का हो जाऊंगा। मतलब आपने 50 वर्ष होने से पहले ही सोशल वर्किंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो वर्क है वो आपने स्टार्ट कर दिया कि भाई अब हम वानप्रस्थ की तरफ चल दिए हैं, तो हम समाज के लिए डिलीवर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल आप कह सकते हैं। तकनीकी रूप से मैंने 40 वर्ष से ही ये काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष में औसत आयु 68 वर्ष है जी। तो जब 68 वर्ष है तो चाहे हम जी जाएं उससे 2-4 साल ऊपर, लेकिन 68 का आधा 34, तो 34 पे तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि एयरफोर्स में था, वहाँ कुछ बाधाएं थी। पर जैसे ही 39 की आयु में मैं एयरफोर्स से आया, वहाँ से आने के बाद आज इस गौतम मुझे गर्व भी होता है और संतोष की अनुभूति भी है कि यहाँ का एक भी समाज सेवी ऐसा नहीं होगा जिससे मैं या वो मुझसे कभी ना कभी न मिला हो, या उनके कार्यों में मैंने या उन्होंने योगदान न दिया हो जी। संगठनों की मैं बात करूं तो करप्शन फ्री इंडिया, मेरे भाई जैसे मेरे छोटे मित्र हैं, मेरे प्रवीण भारतीय, वो चलाते हैं, और देश से प्रदेश से कम इस जिले से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा आपको दिखूंगा। टीकम सिंह नदी बचाने का काम कर रहे हैं, तो नदी के सफाई पॉलीथीन उठाते हुए मैं आपको दिख जाऊंगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं जी। क्योंकि समाज के अंदर जो संतुलन किसी चीज़ का बिगड़ता है, तो संतुलन बनाने के लिए ऐसे पॉजिटिव लोगों को आना पड़ता है। कई बार तो ईश्वर भी आए हैं, चाहे वो राम के रूप में आए हों, कृष्ण के रूप में आए हों जी। तो ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं, अभी करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। करप्शन देश के अंदर 80% मैं मानता हूं कि करप्शन से लोग पीड़ित हैं, और ये इतना भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है कि इसके इलाज करने वाले जो लोग हैं वो भी इससे इतना प्रभावित हो गए हैं कि उनको भी ना ये संक्रमण कई बार इतना प्रभावित कर जाता है कि उनको बड़ी पीड़ा होती है। तो ये तो कार्य आप बड़ा महान कर रहे हैं करप्शन और प्रकृति को बचाने के लिए, और आप इतने बौद्धिक पुरुष हैं कि आपने इतनी एजुकेशन ली है, और ये आपसे उम्मीद भी की जा सकती है कि अब आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो अमेठी यूनिवर्सिटी में अभी कैसे है, वहाँ अभी एज ए विजिटर आपको आना जाना रहता है, अभी क्या है स्थिति? अमेठी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली क्या है, जो तन की भूख है वो तो यहाँ एडवोकेसी से संतुष्ट हो जाती है। पर जिस तरह आपने कई बार उल्लेख किया एजुकेशन का, तो इस एजुकेशन को यदि मैं नई पीढ़ी को दे नहीं पाया तो ये भूख जो मस्तिष्क की है वो शांत नहीं होती। तो अमेठी में पैसे के लिए नहीं जाता, वहाँ मेरे मस्तिष्क की भूख शांत होती है, मैं चरित्र निर्माण कर पाता हूँ युवा पीढ़ी का। तो इस वर्ष भी मैं वहाँ पे लॉ फॉर इंजीनियर्स, लॉ फॉर सोशोलॉजी फॉर इंजीनियर्स और हिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स, ये सब्जेक्ट मैं वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको मैं वहाँ पीजी वाले उनको मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे। और हर सत्र में ऐसा ही होता है कि मेरी विभिन्न विषयों में निष्णातता होने के कारण मुझे बहुत सारे विषय पढ़ाने में आसानी रहती है। तो यूनिवर्सल स्पेशलाइजेशन है आपका, कह सकते हैं एक प्रकार से। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। नहीं, बहुत शानदार आप कार्य कर रहे हैं और ये वास्तव में बड़ा अच्छा कार्य है जी। तो अभी डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अभी आप और कार्य करने की सोचते हैं कि भाई मुझे इन क्षेत्रों में अभी और आगे बढ़ना है, कार्य करने हैं? देखिए, क्षेत्र तो अब आप ये मान के चलिए कि अब हम ग्लोबल विलेज हो गए हैं जी। अब अमेरिका भी ऐसा लगता है जैसे पड़ोस का गांव है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा इफेक्ट है, सोशल मीडिया के चलते। तो काम तो अनंत है, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी क्षमताएं हैं। प्राथमिकता भी क्या है? प्राथमिकता के आधार पर, जैसे मैं अभी 11 जुलाई अभी आ रहा है और ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में माना जाता है। हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ में हम ये देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि विकास उतनी गति से नहीं हो पा रहा है। तो मेरी प्राथमिकता में एक ये भी है कि सरकार को या समाज को जागरूक करूं कि वो जनसंख्या नियंत्रण को
ऐसे प्रयास करें कि कहीं ये हमारे लिए इस तरह की बात न बन जाए कि जो असेट था, कभी ये सोचा जाता था कि घर में जितने आदमी होंगे उतने कमाऊ हाथ होंगे, और अब ये इस स्थिति में ना आ जाए, एक लायबिलिटी बन जाए, वो एक लायबिलिटी बन जाए। तो मुझे इस विषय पर काम कर भी रहा हूँ और करना भी है आगे। और ये मैंने लेबर अफसर की भी नौकरी इसीलिए छोड़ी थी। तो जो ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार एक प्रकार से आदमी को जीवित और मृत्यु के हिसाब से तो नहीं मारता, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहता। तो मैं इस विषय पर जितना भी जो काम कर सकता हूँ वो मेरी प्राथमिकताओं में है। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने हमारे युवाओं को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी मैसेज दिया, और देश में और समाज में आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसे महान लोगों से मिलने का अवसर कभी कभी होता है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार, और फिर हम मिलते हैं किसी नई हस्ती के साथ। तो नमस्कार। नमस्कार।